आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ सी लैंग्वेज। जो हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज, जो हमारी सीरीज चल रही पूरे कोर्स की, उसमें उसका सिलेबस क्या है ना। इवन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बातें की थी इसके बारे में, सी लैंग्वेज के बारे में और उसके फंडामेंटल फाउंडेशंस के बारे में कि एक्चुअली में होता क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, और फिर आपका मशीन लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, मशीन की जरूरत क्यों पड़ी, लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा जाना था ना, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी उस लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमारा मोटो क्या है, सिलेबस डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने छोटा सा ही पार्ट सिलेबस का लिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं सिलेबस के जो है ना, बहुत बड़ा सिलेबस हमारा सीखा है जो नॉलेज। तो क्या करते हैं कि अगर मैं क्या करता कि एक ही क्लास में एक ही लेक्चर में सारे सिलेबस डिस्कस करता हूँ तो एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, बहुत बड़ी लेक्चर हो जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसे 2-3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। आज के लेक्चर हम इतना सा देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और देखेंगे ना। 3 लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे अपने सिलेबस को। सिलेबस इतना बड़ा होने का रीजन यह है कि हमें पता है सी लैंग्वेज हमारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। इवन तो छोटा सा नहीं है कि तुरंत खत्म हो गया ना, छोटे मोटे चीज पढ़ लिए और खत्म हो गए। हमें क्या करना है, एकदम बिगनिंग से लेके यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना। तो सिलेबस आपको बड़ा होने वाला है। फिर क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, जब हम सी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले जान लेते हैं उसके बारे में कि सिलेबस क्या है, और बहुत सारी चीजें जान लेते हैं। देखिए जब सी आया हमारा, तो सी से कई सारे जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज आए वो ड्राइव हुए। जैसे C++ आपका ड्राइव हुआ, यही से सी से जावा ड्राइव हुआ, एंड बहुत सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट भी यही से ड्राइव हुई है। ये सारी चीजें यहीं से मॉडर्न लैंग्वेज जितना है, पाइथन भी यहीं से ड्राइव हुआ है ना, जो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है पाइथन, वो भी यहीं से ड्राइव हुआ है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी लैंग्वेज है। जो मॉडर्न लैंग्वेज यहीं से ड्राइव हुए हैं उसका तो बेस है ना, ये तो सीधी सी बात है हमारा कि ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत बड़ा सिलेबस है इससे। बट हमें कभी ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती। हमें क्या किया जाता है, छोटा छोटी चीजें बता दी जाती हैं, सिंटेक्स वगैरह बता के हमारा समाप्त कर दिया गया। कोई एक पर्टिकुलर बुक ले लिया टीचर, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जितने भी चीजें बुक में रखी हुई है, लिखी हुई है, उतनी चीजें पढ़ा के खत्म कर दिया ना। भाई एक ही चीज एक ही बुक से क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। आप कई सारे बुक लो, कुछ सिलेबस इसमें नहीं है तो कुछ सिलेबस इसमें मिल जाएगा, कुछ टॉपिक इसमें मिसिंग है, कुछ टॉपिक उसमें मिसिंग हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे किताब से पढ़ो। एक किताब आप ले लियो, उससे पढ़ा दी, तो कभी भी एक किताब में सारे सिलेबस नहीं होते, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, कोई भी एक पॉइंट मिस किए बिना, कोई भी पॉइंट भी मिस किए बिना हम पूरा सिलेबस इसका और पूरा कोर्स इसका कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको क्या होगा कि आपको लगेगा हाँ यार मैंने सी पढ़ी है, सी सीखा है, पढ़ा नहीं सॉरी, सी सीखा है, एकदम से अच्छे से सीखा है। इस लेक्चर में यही कर, इस पूरे कोर्स में हम यही सीखने वाले हैं ना। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा अब सिलेबस डिस्कस करते हैं कितना है इसमें, उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे, और जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करते जाएंगे। मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था, पे अटेंशन टू डिटेल, है ना। हमेशा आपको डिटेल पे ध्यान देना है। ये नहीं कि यार सिंटैक्स मैंने बोला कि फॉर लूप या कोई भी फॉर लूप ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 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 खत्म हो गया ना। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, लिखा तो सिंटैक्स तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। आपको और भी चीजें ध्यान रखनी होगी कि इसका मैकेनिज्म बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है, और इसके जो हम सिंटैक्स ले रहे हैं, जो हमारा सिंटैक्स कैसे बना है, कहाँ से बनाया गया इसे, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी है। इवन मैं अगर सिंपल आसान भाषा में बोलूं तो हम छोटी चीजों से हम शुरू करेंगे और उसका पूरा डेप्थ में जाके उसको हम पढ़ेंगे, खोलेंगे उसे पूरा खोल के उसे एनालाइज करेंगे, उसका प्रैक्टिकली देखेंगे, उसका क्या करेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे, वो सारी चीजें उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे बना कैसे, कहाँ से कैसे ड्राइव हुआ, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज करेंगे हमने प्रोग्राम में, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये केवल फॉर लूप का मैंने एग्जांपल लिया, ये चीजें हम सारे प्रोग्राम के साथ कर रहे होंगे ना। सभी प्रोग्राम के छोटे से छोटे टॉपिक को भी, प्रॉब्लम्स भी आ गए तो उसे भी हम एनालाइज करके ही करेंगे।
अब हमारा आता है सिलेबस। सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज सी लैंग्वेज। भाई हमें पता होना चाहिए ना कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सी लैंग्वेज फील्ड में है क्या, कहाँ से आया, कब बना, ये क्या चीज सीखने जा रहे हैं, जो हमारे लाइफ में फर्दर मूव करने पे हमें क्या फायदा होने वाला है इससे, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज देखेंगे। इसमें पूरा इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे। होता क्या है, जब हम कोई लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट जब हम सीखने जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं, तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं सिलेबस पे। हम उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, उसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, जो हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक्सेप्शन आ जाता है ना पढ़ने का एक्सेप्शन। यार मजा नहीं आ रहा इस सब्जेक्ट में, ऐसे ऐसे बोल के हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, हम पास होने भर के लिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। रीजन उसका यही है कि हम सब्जेक्ट स्टार्ट तो करते हैं, उसका पूरा फाउंडेशन नहीं समझ पाए हम, उसके बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही होती हैं, उसके मैकेनिज्म कैसे काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम समझते ही नहीं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं आता। जब हम ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आने लगता है सब्जेक्ट को लेके। और जब जिस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट आ जाता है आपको पढ़ने का, वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आप खुद से इन्वेंट करेंगे, है ना। जैसे मैंने एक लॉजिक बता दिया, आप बैठ के सोचेंगे, सर अगर ये लॉजिक मैं यहाँ ये लगाऊं तो क्या होगा, ये लॉजिक यहाँ पे लगाऊं तो ये क्या होगा। ये सारी चीजें कब आपको आएंगी, जब आपका इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को लेके, ना मन लगेगा पढ़ने में। तो ये सारी चीजें जब हमारा क्या होगा, तब जब हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा, एकदम से चीजें मजबूत हो जाएंगी, उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तभी ये चीज हमारा इंटरेस्ट आने वाला है सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है जो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी। भाई हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो उसका हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हमें पता तो होना चाहिए कि ये आया कब, कौन है, किसने लाया था इसे, कैसे बना था, इसका नाम सी ही क्यों पड़ा, ये नाम, अब इसका नाम तो हमारा सी लैंग्वेज है, तो इसका हमने यही बोला ना कि इसका नाम ही सी क्यों पड़ा। और उसके बाद में इसके पहले भी कुछ चीजें थी, इसके बाद भी कुछ चीजें आई, इसमें क्या चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद में फीचर्स ऑफ सी। अब फीचर्स ऑफ सी में मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हम जो चीज अभी तक पढ़ रहे हैं, सी पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री देख लिया, उसका हम लैंग्वेज देख लिया, अब हम उसका यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है अभी, और कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ हुआ था ये यूज, किस पर्पज से बनाया गया था, है ना, अभी इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कौन कौन सी कंपनियां अभी यूज कर रही है इसे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, द फीचर्स ऑफ सी। फिर आते हैं फर्दर मूव, जब इतने सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हम फर्दर मूव करेंगे हाउ टू इंस्टॉल। हाउ टू इंस्टॉल का मतलब ये हुआ कि भाई हम जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर, हम सपोज मान लीजिए छोटा सा प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, तो कहाँ लिखेंगे, कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना हमारे पास जहाँ पे हम अपने कोड को लिख सकें। तो वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा IDE इंस्टॉल करना है, IDE के बारे में बताऊंगा आपको, ये क्या होता है। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम देखेंगे, इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस जब करेंगे, इंस्टॉल कर रहे होते अपने सॉफ्टवेयर को, तो हम IDE बताऊंगा क्या होता है, IDE क्या होता है। उसके बाद में जब ये हमारा कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करेंगे, जंप करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे। ये 4-5 स्टेप जब पढ़ लेंगे हम, तब पहला प्रोग्राम, यानी आपका फाउंडेशन एकदम से मजबूत हो गया, आपका बैकग्राउंड जब मजबूत हो जाएगा, तब हम पहुंचेंगे अपने पहले प्रोग्राम पे ना। पहले प्रोग्राम को लिखेंगे हम। पहले प्रोग्राम में आपको कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज हम एक हेलो वर्ल्ड लिख के चेक करेंगे इसे कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपने IDE हेलो प्रोग्राम में रन कराएंगे। इसे रन कराने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे। कंपाइलेशन प्रोसेस ये होता है, अगर हम एग्जांपल है द लास्ट क्लास फ्रॉम द लास्ट क्लास, है ना, तो कंपाइलेशन प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, जैसे होता है आपका कि कंप्यूटर या मशीन से बात करने के लिए एक प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस होता है जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि सपोज हमने एक इंस्ट्रक्शंस लिखा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस लिखा, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे A = 10, B = 20 एंड C = A+। हमने ये कल लिखा था, छोटा सा एग्जाम्पल लिया था और प्रिंट करा दिया हमने C, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। अब ये चीज तो हमारा मशीन समझने से रहा, कंप्यूटर
कंप्यूटर इसका सबसे बड़ा स्टूपिड मशीन है आपका। जितना चीज आप बोलेंगे उतना ही करेगा, ना एक आयोटा ज्यादा ना एक आयोटा कम। स्टूपिड मशीन, जस्ट स्टूपिड डमी बॉक्स है। तो ये क्या करेंगे, अब ये तो हमारा जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, अब उसे मशीन तो हमारा कुछ और ही समझ रहा है। ये 0 है ना, ऐसे ये होता है आपका मशीन लैंग्वेज, जो मशीन हमारा कंप्यूटर समझता है। हमने लिखा है कोड इस तरह से, तो यहां से या इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस या कंपाइलेशन प्रोसेस। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, मैं बताऊंगा आगे जब डिस्कस करेंगे कि कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। अभी हम एक मोटे तौर पे जान लेते हैं इतना ही कि ये तो हमारा हमने लिखा है कि इंग्लिश जर्नल लैंग्वेज, सपोज मान लीजिए सी में ही लिखा आपने, ये जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हमारा कंप्यूटर कुछ समझ नहीं सकता। तो ये जो बीच का प्रोसेस है ना, इससे जो इसमें बदल रहा है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे फर्दर कि ये चीजें हमारी कैसे काम कर रही है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हो रहा है, पहले क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, कौन कौन चीजें इसमें मैकेनिज्म कौन कौन से काम कर रहे हैं। जैसे इसमें असेंबलर भी काम करता है, आपका कंपाइलर भी काम करता है, इसमें असेंबली लैंग्वेज भी बनता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है, सोर्स कोड तो हमारा होता है, सारी चीजें इसमें बनते हैं, है ना। फिर फाइनली जाके हमें आउटपुट मिलता है। तो ये चीज हम अच्छे से जानेंगे इनका कंपाइलेशन प्रोसेस है। ये थोड़ी छोटा सा ओवरव्यू था इसका कंपाइलेशन प्रोसेस का। इससे पूरा एक बड़ा सा प्रोसेस होता है, मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा आपको, बिना एक भी पॉइंट छोड़े हुए एकदम से डिटेल में देखेंगे इसे पूरा खोल के। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटफ एंड स्कैन। ये होता है आपका एक इनबिल्ड फंक्शन। इनबिल्ड मतलब सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया होता है। इनबिल्ड फंक्शन मतलब सी में हमारा पहले से डिफाइन किया हुआ है। इसे हमें क्या करना है, केवल यूज करना है, बनाना नहीं है आपको। केवल हम सी ने प्रोवाइड करवा दिया कि ये लो प्रिंटफ फंक्शन लो, स्कैनर फंक्शन लो, जर्नली तुम यूज करो अपने फर्दर प्रोग्राम में। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमेशा 99% केस में हमारे कोड में हम प्रिंटफ और स्कैनर यूज कर रहे होते हैं। भाई कोई चीज हमें प्रिंट करानी हो, कोई चीज दिखानी हो तो हमने प्रिंटफ यूज किया। ये हमारा प्रोसेस हर प्रोग्राम में चल रहा होगा। हमें कोई चीज प्रिंट करानी है, सपोज हमें कोई चीज इनपुट लेनी है फ्रॉम द कीबोर्ड, यूजर से हमें इनपुट लेनी है तो हम भी स्कैनर यूज कर रहे होंगे। तो इन दो चीजों को अच्छे से देखेंगे और इसे पूरा खोलेंगे, ओपन करेंगे और उसके मैकेनिज्म कैसे जानेंगे। इसका मतलब मैकेनिज्म जानेंगे कैसे काम कर रहा है ये स्कैनर का, मैकेनिज्म जानेंगे कैसे इंटरनली काम कर रहा है ना। केवल रटना नहीं है, सिंटैक्स नहीं देखना है, इंटरनली बैकग्राउंड में इसका क्या चल रहा होता है, इंटरनली क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। उसके बाद में फाइनली हम पहुंचेंगे अपने इतनी चीजें जानने के बाद में हम पहुंचेंगे अपने फाइनली वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं ये, है ना। ये सारे बॉक्स कैसे बनाते हैं मेमोरी में, ये सारी चीजें हम वेरिएबल्स में देखेंगे। फिर आता है फाइनली हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डेटा टाइप। डेटा टाइप, ये डेटा टाइप हम देखेंगे। डेटा टाइप कितना टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग सिचुएशन चेक करेंगे इसे डेटा टाइप्स को। और डेटा के टाइप के बारे में मोर डिटेल देखेंगे कि क्या होता है डेटा टाइप के टाइप देखेंगे पहले। उसके बाद में हम उसकी साइज क्या होती है, कंप्यूटर कैसे डिफाइन करता है कि ये हमारे पास सपोज हमने डिफाइन किया कि इंट i इक्वल टू 10, इंट i इक्वल टू 10, तो कंप्यूटर को कैसे पता कि ये जो हमारे पास वैल्यू जो आ रही वो इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप में बताऊंगा क्या होता है, अभी इतना समझ लो। तो मतलब ये है कि डेटा टाइप का जितना भी पार्ट है, जितनी भी चीजें इसमें छोटे से छोटे पॉइंट भी हम अच्छे से मतलब पढ़ेंगे, सीखेंगे डिक्लेयर करके एकदम से। उसके बाद में हमारा क्या है, इसमें साइज भी होता है। हर डेटा टाइप का अपना अपना पर्टिकुलर साइज होता है। साइज हम देखेंगे कितने पर्टिकुलर किस डेटा टाइप का कितना साइज है,
उसके बाद में हम देखेंगे कि साइज को हम निकालते कैसे हैं। रट्टा नहीं मारना आपको, मैं निकालना बताऊंगा साइज को निकालेंगे कैसे। कि सपोज हमारा 4 बाइट का ये इंटीजर का साइज, तो इसमें हम कितने बिट स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अच्छे से देखेंगे। तो ये रहा डेटा टाइप। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स। कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड होंगे। कंप्यूटर में नहीं, अपने सी लैंग्वेज के कंपाइलर में, सी लैंग्वेज के आईडी में जो होता है ना, कितनी चीजें हैं, कुछ वर्ड हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे वर्ड हैं जो क्या होता है, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं। हम उससे उसका भी पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हम उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, हम उससे ऐसे जर्नल यूज नहीं कर सकते। हमें जो उसका मीनिंग डिफाइन किया गया है ना, उसी तरह से हम उसे यूज करने वाले हैं। तो हम कीवर्ड्स देखने वाले हैं, उसके बाद में आइडेंटिफायर देखने वाले हैं। फिर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर में कई सारी चीजें निकल के आती हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखते हैं, उसके बाद में जितने भी टाइप्स हैं उसको टोटल मिला के हमारे पास 60 to 70 ऑपरेटर बनते हैं। ठीक है, 70 to 60 ऑपरेटर बनते हैं और हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है, 2-4 बता दिए जाते हैं। जैसे प्लस कैसे करना है, दो चीजों को जोड़ना कैसे है, जैसे प्लस, माइनस करना, दो नंबरों को माइनस करना है, गुणा और भाग, है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, और 2-4 बता दिए जाते हैं जो बस खत्म, इतने में ऑपरेटर आपका खत्म हो जाता है। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले, हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर के टाइप देखेंगे, और जितने भी इसमें जो मैंने बताया 60 से लेकर 70 तक जितने भी ऑपरेटर हैं, एक एक ऑपरेटर में कम से कम आपका 3 प्रोग्राम हुआ, एग्जाम्पल हुआ, 3 तरीके से उसे सॉल्व कर रहे होंगे। हर चीज के बारे में, हर एक ऑपरेटर के ऊपर हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना। तो हमारा ये चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी आपकी। कोई एक छोटे से छोटे ऑपरेटर को लेंगे, जैसे प्लस ले लिया, सपोज हमने किया एक प्लस ले लिया, प्लस में हम 2 नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, 2 कैरेक्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 एरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे। एक एक ऑपरेटर पे हम कई सारे तरीके से हम मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। अब आता है हमारा कमेंट। हमारे प्रोग्राम को जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो छोटे मोटे प्रोग्राम तो ठीक है, आप लिख ले 2-4 लाइन का, ठीक है, कोई कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं डाले तो कोई जरूरत नहीं है ना। जब आप ये सारी चीजें सीख लेंगे, सीखने के बाद में क्या करेंगे कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे आएंगे, जैसे गेम बना रहे होंगे, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो तब क्या होगा, वहां पे आप तो 10 से लेकर 20 लाइन तो लिखने वाले नहीं कि इतने में आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। आप 10,000 से लेके 20,000 लाइन लिखेंगे कोड को लेके, है ना। अब 10 से 20,000 लाइन आपने कोड लिखा और कमेंट कहीं नहीं डाला, मान लीजिए कमेंट आपने कहीं नहीं डाला, तब आपका क्या होगा, आप एक बार देख लिए, ठीक है, 2 दिन याद रहेगा वो चीज, 3 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, महीने बाद पक्का है आप भूल जाएंगे कि मैंने कहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई किया था, है ना। दोबारा जब उसे देखेंगे जब आप उस कोड को दोबारा पढ़ने जाएंगे तब क्या होगा, आप बहुत सारी चीजें उसमें भूल चुके होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे। कौन से लाइन पे हमने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया था, क्या इस लाइन पे हो रहा था, ये सारी चीजें आप मैक्सिमम चीजें भूल जाएंगे, लगभग आप 60% चीजें भूल जाएंगे उसमें। तो कमेंट वहां पे इसलिए जरूरी हो जाता है कि सपोज मैंने लॉजिक लिखा और वहां पे कमेंट डाल दिया कि यहाँ पे ये हो रहा है ना, तो इसलिए जरूरी हो जाता है आपका कमेंट कि हम लॉजिक पे हम लिख रहे होते हैं। और ये भी ध्यान देना है, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे आपको कमेंट लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है। भाई हम सब जगह थोड़ा ना कमेंट डाल रहे होंगे, जैसे हमने एक लूप लगाई हुई है तो लूप में थोड़े ना बता रहे होंगे कि यहाँ पे लूप चला रहा हूँ, यहाँ पे 2 चीजों को प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, इस चीजों पे थोड़े ना हम लॉजिक लगाए, सबको दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है।
हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमारा कुछ हार्ड प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारा जो हो रहा है, जो इवन कमेंट आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप 10 से 20 हजार लाइन लिखे कोड, आपका कोड कंप्लीट हो गया, आपने हैंड ओवर कर दिया अपने क्लाइंट को। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सपोज क्लाइंट ने थोड़ी सी प्रॉब्लम उसने फेस की कि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कोड यानी आपका फंक्शन, जो आपका एप्लीकेशन है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा, तब क्या करेंगे? तो आप फिर से उस प्रोग्राम को खोलेंगे, 10 से 20 हजार लाइन बैठ के पढ़ेंगे एक एक करके, तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम उस केस में क्या करते हैं, बहुत सारे आपने लॉजिक लगाए थे उस टाइम पे जो याद थे आपके 1 महीने बाद आपको लॉजिक भूल गए, तब क्या करेंगे? तो वहां पे ये जरूरी हो जाता है आपको कमेंट डालना कि यहाँ पे मैंने कौन सा लॉजिक लगाया है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया है, ये सारी चीजें हम डाल रहे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कमेंट लगाना है, आपको डालना चाहिए, कहाँ पे कमेंट नहीं लिखना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अलग अलग सिचुएशन देख देख के ना। जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एक वाइल लूप चला रहा हूँ या फॉर लूप, या 2 चीजें हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं 2 चीजों के बीच में, तो वहां पे थोड़े नाम डाल देंगे कमेंट की, यार यहाँ पे हम 2 चीजें ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें भी आपकी बैड हैबिट होती है जो प्रोग्रामिंग की होती हैं। हमें कमेंट वहीं पे डालना है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो रहा हो, जहाँ पे हमें चीजें नहीं समझ आ रही हो। उस टाइम पे जब हम सॉफ्टवेयर बनाते तो उस टाइम पे हमें क्या था, याद था, हो सकता है हम आगे जाके, हम हमेशा आप क्या कीजिए, फ्यूचर का सोच के लिखिएगा प्रोग्राम, आगे जाके हो सकता है हम भूल जाए, तो उस सिचुएशन पे हम कमेंट डालते हैं। अलग अलग सिचुएशन में बताऊंगा कहाँ पे कमेंट डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है। फिर आता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब ये होता है कि सपोज हेलो आपने लिखा, हेलो आपको प्रिंट कराना है, छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने हेलो प्रिंट कराना है। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा और हेलो प्रिंट कराना है। तो ये हेलो को किस तरीके से प्रिंट कराना है, ये होता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसे भी डिटेल में देखेंगे एकदम से अच्छे से, क्या कैसे करेंगे इसे, और क्या क्या कीवर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं, क्या क्या मैकेनिज्म लग रहे हैं इसमें, सारी चीजें देखेंगे। फिर आस्की वैल्यू इन सी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होना चाहिए आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखते हैं आस्की वैल्यू इन सी। आस्की वैल्यू को सब लोग जानते हैं आई थिंक, कि हमें पता है 10 का आस्की वैल्यू होता है, 20 का होता है, 30 का होता है, ऐसे सब सारी चीजों का आस्की वैल्यू होता है। फिर अगर आपको क्या करना है, हमें पता है कि जो भी चीजें हम लिख रहे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे 10 + 20, ये चीज हमें ऐड करना है विद माई कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने एक इंस्ट्रक्शन दी 10 + 20। अब कंप्यूटर तो ये समझने से रहा भाई, उसकी लैंग्वेज फिक्स है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। जब तक उसे कोई इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 में नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं करने वाला, आप कितना भी इंस्ट्रक्शंस दे दे उनसे। तो क्या इससे आपको क्या चाहिए, फाइनली इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 0 1 में, है ना। इस लैंग्वेज में जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये कंप्यूटर आपका समझने से रहा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस 10 का भी कुछ ना कुछ बाइनरी होगा, और यहाँ पे जो प्लस सिंबल है इसका भी कुछ ना कुछ और बाइनरी सिंबल बनेगा, और इसका भी आपका बनेगा। यानी एवरी एंड ईच थिंग आपका क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए हमें 10 का तो बाइनरी निकाल सकते हैं, 20 का बाइनरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका एक सामने आ गई बड़ी प्रॉब्लम कि प्लस का सिंबल है, इसका सिर्फ बाइनरी कैसे निकालेंगे ना। तो इसका इंटरनली क्या होता है, इसका कुछ आज का ही कोड होता है। जैसे मान लेते हैं 226 जो इंटरनली जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट कर रही प्लस को, और ये 226 हो जाएगा आपका कन्वर्ट किसमें, बाइनरी में। और बाइनरी में जो भी रिजल्ट आएगा इसका 1100 मान लेते हैं, ये जो रिजल्ट आएगा वो आपको किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्लस को। तो जितने भी सिंबल हैं हमारे इन कंप्यूटर, जितने भी प्लस माइनस A B C D, जितने भी न्यूमेरिक हैं, जितने भी आपके सिंबल हैं,
स्पेशल सिंबल है, सभी चीजों के लिए हमारी एक वैल्यू डिफाइन हुई है। वो वैल्यू कितनी होती है? 200, 0 से लेकर 256 तक, है ना। 256 कीवर्ड्स जो हमारे मतलब कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं वो हमारे कंप्यूटर में 256, और 256 के लिए ही आपके लिए एक वो ASCII वैल्यू डिफाइन की गई है। उस वैल्यू को वो लेगा और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और हमारा फाइनली आंसर दे देगा। हम आगे इस पे प्रोग्राम भी करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल, है ना। प्रोग्राम करेंगे, कैसे प्रोग्राम करेंगे कि एक साथ हम दोनों 256 ASCII वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। नेक्स्ट लॉजिक हम क्या करेंगे कि हमने नंबर दिया और उसका ASCII वैल्यू बता दे, हमने ASCII वैल्यू दिया उसका फॉर्मेट बता दे, उसका क्या सिंबल क्या है। ये सारी चीजें हम अलग अलग लॉजिक लगा के उस पर करने वाले हैं। फिर आता है हमारा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट क्या होता है? कोई चीज हमें फिक्स करनी उसी लैंग्वेज में तो उसे कोई चेंज ही न कर पाए, इवन हमारा प्रोग्राम भी चेंज न कर पाए, तब हम वहां पे उसे कांस्टेंट बना देते हैं। लिटरल क्या होता है? इसका सीक्वेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास जब हम जैसे कोई चीज आप टाइप करें, सपोज आपका नाम, हमने एक नाम लिया, नाम में सपोज हमने लिखा कंप्यूटर हिस्ट्री, ये लिखा, तो इन दोनों के जो बीच में है ना, ये भी ये सी लैंग्वेज में एज ए सिंबल काउंट किया जाता है। तो इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे हटाएंगे, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें हम जो स्पेस देते हैं ना दो वर्डों के बीच में, 2 अक्षरों के बीच में, 2 शब्दों के बीच में जो स्पेस डालते हैं ना, वो भी कंप्यूटर में काउंट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा टोकन ऑफ सी है। उसके बाद में बुलियन जनरली हमें कहाँ से मिलना शुरू होता है? जब सी में हम नहीं पढ़ते हैं, हमें बुलियन जो पढ़ाया जाता है वो हमारा C++ यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें बताया जाता है। ये होता है एज अ डेटा टाइप, हमें बताया जाता है C++। छोड़ो, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितने भी प्रोग्रामिंग है उसमें बताए जाते हैं, हमें सी में नहीं बताया जाता। सी हमारा क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम इसमें प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं, फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद में फिर फंक्शन बनाएंगे, सारी चीजें प्रोसीजर में चल रही होती है। हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे होते, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना। तो सर इसमें लिखने का क्या मतलब हुआ? बुलियन जो इन्वेंट हुआ था वो सी में ही इन्वेंट हुआ था, लेकिन बताया नहीं जाता इसमें। इसे क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाल देते हैं। रीजन यहाँ पे क्या होता है, बुलियन के लिए 2 वैल्यू डिफाइन की गई हुई है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। इसे हम एज ट्रीट करेंगे क्या? डेटा टाइप हम ट्रीट करेंगे अपने बुलियन को। ये होता है आपका बुलियन डेटा टाइप, है ना। बुलियन के सब 2 कैटेगरी होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये भी हम अपने सी में ही देख लेंगे, उसे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि यार बुलियन को सीखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम यहीं पे सारी चीजें देखने वाले हैं। फिर फाइनली आता है हमारा प्रोग्रामिंग एरर। सॉरी, मैं आपको शायद लिख रहा हूँ तो मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर आता है हमारा प्रोग्रामिंग एरर। भाई क्या होगा कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपने जितना भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सारा का सारा करेक्ट जाएगा, उसमें गलतियां भी आ सकती हैं। तो वो क्या होते हैं, कैसे गलती आई है ट्रेस कैसे करेंगे, हमारा कंपाइल टाइम पे क्या गलती है, लॉजिक कहाँ पे गलत होगा हमारा, और हो सकता है जो हमने प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि जो हम आउटपुट चाह रहे थे, जो हम आउटपुट फाइनल चाह रहे थे, जब हमने ठीक ठाक मैंने लिखा, सारा कुछ ठीक, हमारा सिंटैक्स सही है, लॉजिक सही लगाया हुआ है, हमने कॉमा सही लगाया है, सब कुछ हमने सही किया हुआ है। जब हम उसे रन कराने गए तब क्या हुआ वहां पे कि यार जो मैं आउटपुट चाह रहा था ना वो आउटपुट तो नहीं आ रहा, ये स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लगा, पता नहीं क्या आउटपुट दे रहा है। ये भी एक तरह का एरर होता है, ये भी आपको ट्रेस करना आना चाहिए। सारी चीजें हम देखेंगे इन द प्रोग्रामिंग एरर, है ना। फिर आता है कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम। कंपाइल क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जो हमें रन कराने से पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं है इसमें, उसके बाद में रन कराते हैं। तो ये 2 चीजें हम अच्छे से डिटेल में करेंगे, एकदम डिटेल में, माइनर से माइनर पॉइंट को भी देखें। फिर कंडीशनल ऑपरेटर,
ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपको स्किल को इम्प्रूव करता है सी लैंग्वेज सीखने में। कंडीशनल ऑपरेटर, एक रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा मैं। सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हैं ना, पिकनिक पे जा रहे हैं, फैमिली जा रही है आपकी पिकनिक पे, तो आपने सोचा यार जी क्या खाना लेके जाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली। इन अदर वर्ड आपने ये भी सोच रखे होते हैं, अपने प्लान में ये भी शामिल कर रखे होते हैं कि यार अगर ये चीज नहीं हुआ तो ये चीज करेंगे, ये चीज नहीं हुआ तो ये चीज करेंगे, ये चीज नहीं हुआ तो ये चीज करेंगे। कंडीशन लगाए, हर पॉइंट पे आपको कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे भी यही चीज सेम रूल अप्लाई होता है ना सीए, कि आपको हर माइनर से माइनर पॉइंट पे कंडीशन लगा के चेक करना है कि सपोज ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुई तो ये लगा के देखना है। सपोज ये फॉलो हो गया, ये कंडीशन सही है, दूसरा लगाए तो क्या होगा, तीसरा कंडीशन लगाए दूसरे तरीके से इसे लिखें तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी होती है कंडीशंस होते हैं ना। तो ये क्या करता है, आपकी स्किल को बढ़ाता है। हर जगह पे आपको कंडीशन लगाना है। आप क्या करते हैं, 2 से 4 लाइन का 10 लाइन का प्रोग्राम लिखता हो सकता है, मे भी आपको कंडीशन लगाने की जरूरत ना पड़े। जब आप 1000 लाइन कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे कंडीशन लगा के चेक करने पड़ेंगे। देखिए होता क्या है, कंडीशंस लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमें तो पता है कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा, सामने वाला जो इंड यूजर है वो भाई प्रोग्रामर नहीं, उसे कंप्यूटर नॉलेज कोई है ही नहीं, उसे यूज करना है। वो कौन सा भाई, आपने लिखा इंटर योर नेम, आपने वहां पे डाल रखा है इंटर योर नेम इन स्मॉल लेटर, ठीक है, वो पहुंचा, उस बेचारे को कुछ पता नहीं स्मॉल कैपिटल क्या होता है, उसने तो धड़ाधड़ क्या किया, अपना नाम टाइप किया। अरे आपने आपकी कंडीशन थी स्मॉल टाइप करने में और उसने टाइप की थी कैपिटल में। अब आपका मशीन स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसके साथ, वो तो घबरा जाएगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, सामने वालों को भी ध्यान में रख के आपको प्रोग्राम लिखना है ना, कि सामने वाला कैसा बंदा है, कैसा मतलब एज्यूम करके हमेशा चलना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, उस हिसाब से अपने प्रोग्राम को जितना इजी बना सको उतना इजी बना के लिखना है ना। फिर आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ये भी आपका बिटवाइज ऑपरेटर बहुत जरूरी होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं उस पर प्रोग्राम लिखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उस पर 10-12 प्रोग्राम लिखेंगे, 10-12 तरीके से लिखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर हम फाइनली जब ये सब चीजें खत्म करने के बाद हम पहुंचेंगे अपने फंडामेंटल टेस्ट के बारे में। टेस्ट पे इतनी चीजें जब हम पढ़ लेंगे तो छोटा सा टेस्ट होगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ लाइव तो करा नहीं सकते क्योंकि करना भी नहीं चाहता कोई, तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको ये करना है। ईमानदारी से आप कीजिए, आप खुद से एनालाइज कीजिए कि मैंने कितना पढ़ा है और क्या चीजें मैं कर पा रहा हूँ, क्या चीजें हमारी मिस हो रही। जो चीजें आपकी मिस होंगी, जो चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, वो आपको तुरंत पूछना है कमेंट बॉक्स में। आपको मेल आईडी भी दे दूंगा, उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई में दूंगा कि ये चीजें आपको होनी चाहिए यहाँ। फिर जब आप ये टेस्ट में आप जब अच्छे से कर ले जाएंगे तो आपको फर्दर मूव करना है, तो फिर से आपको रिवाइज कर लेना है एक बार, फिर से टेस्ट देना है, यानी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब ये ना जितनी भी चीजें, और ये भी नहीं है कि मैं जो टेस्ट दूंगा आपको इससे बाहर होगा, जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना इसी में से आने वाला है टेस्ट आपका होगा। तो आपको भी ये माइंड में रखना है कि एकदम से अच्छे से पढ़ना है, कोई चीज मिस नहीं करनी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस की है। ये आपका केवल अपने सिलेबस में से 20% सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, 80% सिलेबस मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। आपका सी लैंग्वेज बहुत बड़ा है, समंदर है एकदम से, है ना। तो समंदर में कूदने के लिए हमें क्या कहते हैं ना, एक कहावत कहा जाता है कि गहराई नापने के लिए समंदर में कूदना पड़ता है। तो हम अब कूदेंगे उसमें और उसकी गहराई नापेंगे कितना आएंगे और अच्छे से नापेंगे, पूरा देखेंगे एकदम से। तो ये रहा आपका छोटा सा आपका एक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस है। अब आपको पढ़ना है, याद रखना है और मेहनत करना है। बस एक लास्ट में बोलूंगा, पे अटेंशन टू डिटेल, हमेशा आपको डिटेल में ध्यान देना है। ये माइंड में नहीं होना चाहिए आपके कि यार मैं तो किसी कोर्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब अपने ऊपर काम करना है ना, कि मैं कितना जानता हूँ। मैं ना किसी कॉलेज के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, ना पे किसी एग्जाम को लेके पढ़ा रहा हूँ, ना किसी एंट्रेंस को लेके पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके ऊपर काम कर रहा हूँ, आपको भी अपने ऊपर ही काम करना है कि मैं कितना जानता हूँ। इस तरह से जब पढ़ेंगे ना, सीखेंगे ना, तो बहुत आगे जाएंगे। सच में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये आपको चीजें करनी ही पड़ेगी।
नेक्स्ट में हम इसके आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे क्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे अभी इसमें ना, तो बस करने वाले हैं ना। तो ये छोटा सा है आपका सिलेबस, इतना हम पढ़ने के बाद में इसी में तो आप इतना जब पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्या साथ साथ हम आपका प्रोग्राम करते चलेंगे ना, प्रैक्टिकल करते चलेंगे। प्रैक्टिकल में आपको 3 चीजें याद रखनी है हमेशा, कि यहाँ पे होना चाहिए आपका, पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे है ना फर्स्ट स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे आपको सूडो कोड लिखना है यानी एल्गोरिथम, थर्ड स्टेज पे आपको पहुंचना है, तब आपको पहुंचना है कंप्यूटर पे अपने क्या लिखने, प्रोग्राम लिखने। ये 3 चीजें आपके हर प्रोग्राम के साथ चल रही होगी। पहले हम उसका फ्लो चार्ट देखेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे जिसे हम सूडो कोड बोलते हैं, फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे है ना। फ्लो चार्ट में बताऊंगा आपको इन द डिटेल, एडवांटेज उसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। फिर एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम भी देखेंगे। एक जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट होता है ना, इंग्लिश में अपने शब्दों में लिखना। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम तो कंडीशंस पे चल रहे होते हैं, कहाँ पे कौन सा सिंबल लगाना है, कहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगाना है, ये चीजें मतलब कुछ कंडीशंस पे चल रही होती है, हमारे सी के कंडीशन पे चल रही होती है ना, कीवर्ड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। जो हमारा एल्गोरिथम जिसे स्यूडो कोड बोलते हैं, स्यूडो कोड में हम अपने हिसाब से लिखते हैं, या पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर उसके बाद में ये वाला कंडीशन लगाऊंगा। ये सारी चीजें हम अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे होते हैं, ताकि हम जब प्रोग्राम लिखने बैठे तो हमें बहुत आसानी हो जाए कि यार मैं क्या करूं। सपोज अब ये 2 चीजें मान लेते हैं, लेट सपोज 2 चीजें आपने नहीं लिखी ना, 2 चीजें आपने नहीं लिखी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, आप डायरेक्टली पहुंच गए अपने प्रोग्राम पे, प्रोग्राम लिखना शुरू किया। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी कि आपको एक फैक्ट्री का पेरोल बनाना है, ठीक है, पेरोल का एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उस फैक्ट्री है जो कपड़े की फैक्ट्री, उसमें वर्कर्स हैं कई सारे, जैसे एक है जो मंथली बेसिस पे सैलरी ले रहा है, एक है जो आपका पीस के बेसिस पे सैलरी ले रहा है, वो भी उसमें भी कंडीशन है, पीस के बेस पे ले रहा है कि एक दिन में अगर आपने 100 पीस बनाए तो इतना सैलरी आपका, अगर आपने एक दिन में 150 पीस बनाए तो आपको उसमें कुछ अलाउंस भी मिल जाएंगे है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में एक व्यक्ति है जो मतलब हफ्ते वाइज यानी 7 डेज में आपका वीकली वाइज सैलरी ले रहा है, कुछ मैनेजर्स हैं उसमें कुछ अर्ली बेसिस पे सैलरी ले रहे हैं, ये सारी चीजें कंडीशंस लगाती हैं। मैंने एक बड़ा सा चिट्ठा लिखा, प्रोग्राम बनाया, प्रॉब्लम दिया आपको, फिर क्या होगा, आपने पढ़ा, ठीक है मैंने पढ़ लिया, उसके बाद में क्या होगा, आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने चले गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने सही से एनालाइज नहीं किया। हमें क्या करना है, पहले प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसके बाद में अपने स्टेप में, यानी मैंने यहाँ पे बताया एल्गोरिथम में लिखना है, अपने वर्ड में अपने हिसाब से लिखना कि पहले क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा, ये सारी चीजें हमने लिख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा कंडीशंस लगेगा, ये सारी चीजें जब हमारा तैयार हो जाएगा तब हम प्रोग्राम लिखने जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें हम सारे प्रोग्राम के साथ, ये 3 चीजें चल रही होंगी, आपका फ्लो चार्ट चल रहा होगा, एल्गोरिथम यानी सूडो कोड चल रहा होगा, देन हम प्रोग्राम लिखेंगे। इस 3 चीजें हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है जो फ्लो चार्ट होता है। सपोज मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये जो होता है आपका ये वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस का, ये होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए, ये होता है आपका प्रोसेस के लिए, और ये होता है आपका स्टार, ये नहीं होता, सॉरी, ये होता आपका स्टार्ट। आपका प्रोग्राम स्टार्ट यहीं से होगा, यानी सिंबल, और ये एंड भी होता है इसी का सेम, ये एंड भी होगा। ये चीजें होती हैं जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होती है, और प्रोग्राम फ्लो है ना।
तो ये चीजें हम डिटेल में देखने वाले, केवल इतनी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये रहा आज का थोड़ा सा ओवरव्यू। मिलते हैं अगले क्लास में, नहीं अगले क्लास में आगे के हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो फर्दर हम जो भी छोड़ के आए थे ना, यहाँ से फंडामेंटल्स टेस्ट के बाद में क्या आने वाली है, ये सारी हम डिस्कस करते हैं।